सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है ड्राइंग पेपर यूज फॉर वाटर कलर पेंटिंग। इस वीडियो में हम सारे एस्पेक्ट को टच करेंगे और आपको कौन कौन से ड्राइंग पेपर वाटर कलर पेंटिंग में यूज़ करने चाहिए उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मार्केट में वाटर कलर पेंटिंग के लिए जो ड्राइंग पेपर अवेलेबल है वो 3 मटेरियल्स में अवेलेबल होते हैं। पहला तो है वुड पल्प, सेकेंड है सेलुलोज फाइबर और थर्ड है कॉटन पेपर। इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड में नोट किया है। अभी एक एक करके मैं आपको सारे को डिस्कस करूँगा और आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं वुड पल्प से। वुड पल्प का जो पहला ही कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पुअर क्वालिटी का होता है। बेसिकली वुड पल्प जो होता है वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। और इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जब हम इसको यूज़ करते हैं तो अच्छे से वाटर को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसको वाटर को ऑब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होता है। जब भी आप वाटर कलर मीडियम में काम करते हो जितना अच्छा पेपर आपका वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगा उतना ही अच्छा आपका आर्टवर्क का जो आउटकम होगा वो निकल के आएगा। वुड पल्प वाला जो पेपर होता है उसमें वाटर को ऑब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम आता है। फिर इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ये एसिडिक होता है इन नेचर, जिसके कारण ये येलो हो जाता है समय के साथ। ये भी है इसका एक डिसएडवांटेज। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप जब भी मार्केट में पेपर परचेस करने जाओ वाटर कलर पेंटिंग के लिए तो आपको कोशिश करना है कि आप वुड पल्प को इग्नोर करो। वुड पल्प आपको एकदम नहीं लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अब हम सेकेंड टाइप के मटेरियल में मूव करेंगे। सेकेंड टाइप का जो मटेरियल यूज़ होता है ड्राइंग पेपर में वो है सेलुलोज फाइबर। सेलुलोज फाइबर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी प्लांट का जो मटेरियल होता है उससे फॉर्म होता है, मतलब इसको बनाने के लिए कोई भी प्लांट डिराइव मटेरियल का यूज़ होता है। फिर इसके बाद जो इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब भी कोई भी बिगनर या फिर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरलिंक्ड है। क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, अफोर्डेबल होता है। तो इसी के कारण जो भी बिगनर्स होते हैं और जो भी अभी जस्ट वाटर कलर पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो इसको अच्छे से अफोर्ड कर पाते हैं। और जब एक बार उनका काम अच्छा हो जाएगा तब फिर वो प्रोफेशनल क्वालिटी के पेपर का यूज़ कर पाएंगे। ये है इसका थर्ड पॉइंट। इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ये अफोर्डेबल होता है। इसीलिए अगर आप बिगनर हो तो आपको सेलुलोज फाइबर के साथ हमेशा जाना चाहिए, और जब एक बार काम आपका इम्प्रूव हो जाए तब आप प्रोफेशनल क्वालिटी के वाटर कलर पेपर के साथ जा सकते हो। इस बात का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम अपने थर्ड टाइप के मटेरियल में मूव करेंगे। थर्ड टाइप का जो मटेरियल यूज़ होता है वो कॉटन पेपर होता है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से मूव करेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टैंडर्ड अमंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट। जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जो कि प्रोफेशनल लेवल में काम कर रहे हैं और उनका वाटर कलर का जो काम है वो एकदम अच्छा हो चुका है, वो जो है वो ज़्यादातर कॉटन पेपर को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि कॉटन पेपर जो होता है उनको अच्छे से वाटर को ऑब्जॉर्ब करके देता है और उनको एकदम अच्छा सा टेक्सचर प्रोवाइड कर देता है, जिनके कारण उनका जो आर्टवर्क है उसका जो आउटकम है वो और ज़्यादा एनहांस होता है। इसीलिए वो ज़्यादातर कॉटन पेपर को प्रीफर करते हैं। इसी के साथ हम अपने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स से मूव करेंगे। तो अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि जो टेक्सचर प्रोवाइड करके देता है पेपर वो एकदम कंसिस्टेंट रहता है, जिसके कारण जो आपका जो आर्टवर्क है वो और अच्छा हो जाएगा। पहले से आपका स्किल तो मैटर करता ही है आर्टवर्क को इम्प्रूव करने में, लेकिन अगर पेपर भी अच्छा रहेगा तो आपका जो आर्टवर्क है वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका जो स्किल है उसको वो एकदम से और इम्प्रूव कर देगा। इसीलिए पेपर जो होता है वो कुछ हद तक मैटर करता है और स्किल तो ऑब्वियसली मैटर करता ही है, लेकिन पेपर भी अगर अच्छा रहेगा तो आपको जो आर्टवर्क है वो क्रिएट करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगा। इसी के साथ अब हम कॉटन पेपर के थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में मूव करते हैं। इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये है नेचुरल एसिड फ्री। नेचुरल है, इसका मतलब इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया गया है इसको एसिडिक फ्री बनाने के लिए। ये पहले से ही एसिड फ्री है, और एसिड फ्री है इसका मतलब आप अपने आर्टवर्क जो आप बनाते हो उसको ज़्यादा समय तक स्टोर करके रख सकते हो और आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा कि उसका क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है या फिर उसका क्वालिटी ख़राब हो रहा है। और ज़्यादातर पेपर जो कि एसिडिक होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम रहता है कि आर्टवर्क जो होता है वो येलो टर्न हो जाता है ज़्यादा समय तक उसको स्टोर करके रखने से, लेकिन ये नेचुरल एसिड फ्री है। ये आपको एक अच्छा सा एडवांटेज मिलता है। इसी के साथ हम अपने फोर्थ पॉइंट में मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि जब भी आप मार्केट में
पेपर को परचेस करने जाते हो तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो पेपर परचेस कर रहे हो वो 100% कॉटन होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप पेपर परचेस करते हो वो प्योर कॉटन नहीं होता है और आपको कुछ चीपर मटेरियल का ब्लेंड करके वो सेल कर देते हैं, जिसके कारण आपको बाद में आर्टवर्क क्रिएट करने के समय प्रॉब्लम आ सकता है। सो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आप ये अच्छे से देख लो कि उसमें मेंशन्ड है कि 100% कॉटन है और उसके बाद आप परचेस करो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इससे बेसिकली आपको ही बेनिफिट होने वाला है। जब आप आर्टवर्क क्रिएट करोगे तो आपको एकदम क्रिएट करने में मज़ा आएगा और जो आपका जो आर्टवर्क है वो एकदम अच्छे से क्रिएट होगा। सो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि यहाँ पे मैंने नीचे में मेंशन किया है। सो जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो जो कॉटन पेपर यूज़ करते हैं वो एकदम 100% कॉटन का होता है। और जब आप कॉटन पेपर को यूज़ करोगे अपने आर्टवर्क को क्रिएट करने में तो आपका जो स्किल्स है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि पेपर जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। तो इसके कारण आपको एकदम मतलब फ्लुएंसी मिलेगा और जिसके कारण आप जो भी बनाओगे वो एकदम अच्छे से क्रिएट हो पाएगा। सो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करोगे तो आप अच्छे से एक बार देख लेना कि उसमें 100% कॉटन मेंशन्ड है, तभी आप उसको खरीदना। और एक चीज़ है कि जब आप बिगनर हो तब आप सेल्यूलोस फाइबर वाला पेपर के साथ जा सकते हो क्योंकि वो अफोर्डेबल होता है। और जब आप प्रोफेशनल लेवल में आ चुके हो और आपका जो आर्टवर्क है वो एकदम अच्छा हो चुका है तब आप जा सकते हो कॉटन पेपर के साथ। सो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो अब हम इस टॉपिक के अगले एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस एस्पेक्ट में हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जब भी कोई भी पेपर फॉर्म होता है सो उस पेपर को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है और उस प्रेशर के बेसिस पे पेपर को कंप्रेस करके फॉर्म किया जाता है। सो इस कंप्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है इससे पेपर का जो सरफेस है वो एकदम अलग अलग फॉर्म हो जाता है। सो जिस पेपर में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है ऑब्वियसली उसका जो फाइबर होगा वो एकदम क्लोज़र होगा। सो इसके बेसिस पे जो सरफेस अलग हो जाता है उसमें 3 टाइप के पेपर होते हैं। सो पहला जो है हॉट प्रेस्ड, सेकेंड है कोल्ड प्रेस्ड और थर्ड जो है वो रफ है। सो पेपर के प्रेशर के बारे में जानना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपको एक दो आइडिया मिल जाएगा कि किस पेपर का जो फाइबर है वो एक दूसरे से क्लोज़र है और किस पेपर का जो फाइबर है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो इसके बेसिस पे आप अपने वाटर कलर पेंटिंग के लिए एकदम अप्रोप्रिएट पेपर को चूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे 3 टाइप के पेपर होते हैं, हॉट प्रेस्ड, कोल्ड प्रेस्ड और रफ। सो जो हॉट प्रेस्ड पेपर होता है उसका जो सरफेस होता है वो एकदम प्लेन होता है और कोल्ड प्रेस्ड पेपर जो होता है उसका सरफेस थोड़ा सा इर्रेगुलर होता है और रफ पेपर जो होता है उसका सरफेस बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर होता है और इसमें फाइबर जो होता है वो एकदम एक दूसरे से क्लोज़र रहते हैं। सो अभी हमने पेपर के सरफेस के बारे में जाना कि कैसे हर एक पेपर का सरफेस एक दूसरे से कितना अलग है। सो सरफेस अलग है तो जब हम वाटर को पेपर में अप्लाई करेंगे तो हर एक पेपर जो है वो अलग तरह से बिहेव करेगा क्योंकि हर एक पेपर का जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो एक दूसरे से अलग है, क्योंकि किसी में फाइबर क्लोज़र है किसी में फाइबर सेपरेटेड है, तो इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी होगा वो भी एकदम डिफरेंट होगा। सो इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो सपोज़ करो आपके पास एक किचन टॉवल और एक है कॉटन शर्ट। सो जब आप दोनों को वाटर में डिप करोगे तो आपको क्या लगता है किस चीज़ में वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा? सो ऑब्वियसली किचन टॉवल में, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि किचन टॉवल का जो फाइबर होता है उसके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वाटर जो है वो आराम से उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। और इसी के कंपैरिजन में शर्ट में जो होता है वो गैप एकदम नहीं होता है, जिसके कारण उसमें अब्जॉर्ब तो होगा लेकिन जो वाटर अब्जॉर्ब होगा वो एकदम कम क्वांटिटी में होगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो एक बार अगर आपको प्रेशर का अच्छा से नॉलेज हो गया तो आप एकदम राइट पेपर को अपने वाटर कलर पेंटिंग के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो अब हम सरफेस के बेसिस पे एक एक करके डिफरेंट टाइप्स के पेपर को डिस्कस करेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हॉट प्रेस पेपर के साथ। सो हॉट प्रेस पेपर जो होता है उसका सरफेस एकदम प्लेन होता है, जिसके कारण उसमें फाइबर एकदम ही नहीं होता है, वो एकदम स्मूथ होता है इन नेचर, तो जिसके कारण वाटर को अब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है।
सो इसीलिए हम हॉट प्रेस पेपर को जो है वाटर कलर पेंटिंग के लिए ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। अगर आप चाहो तो उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें अब्जॉर्बसन में प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। सो इसी के कारण वेट ऑन वेट टेक्निक जो होता है वो हॉट प्रेस में पेपर में अच्छे से काम नहीं करता है। और हॉट प्रेस पेपर बेसिकली जो है वो अलग अलग मीडियम्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि गॉश और पेन और इंक मीडियम के लिए। लेकिन वाटर कलर के लिए हम ज़्यादा इसे प्रीफर इसीलिए नहीं करते क्योंकि इसमें अब्जॉर्प्शन में हमें प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसका जो फाइबर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सो इसीलिए आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। सो इसी के साथ हम अपने सेकेंड टाइप के पेपर पे मूव करेंगे। तो सेकेंड टाइप का जो पेपर होता है वो होता है कोल्ड प्रेस वाटर कलर पेपर। सो कोल्ड प्रेस वाटर कलर पेपर होता है, उसमें फाइबर होता है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, और वो थोड़ा सा स्मूथ होता है और थोड़ा सा फाइबर होता है। सो ये बेसिकली मिडिल टाइप का पेपर है। सो इसमें थोड़ा सा हॉट प्रेस का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और थोड़ा सा रफ पेपर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सो जिसके कारण इसमें जो फाइबर थोड़ा सा होने के कारण इसमें अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आता है, लेकिन फिर भी ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें आप वाटर कलर पेंटिंग को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ये। सो फिर इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी आप इस तरह के पेपर में कोई भी पेंटिंग को बनाते हो तो उसका जो लुक क्रिएट होता है वो एकदम वेलवेडी टाइप का क्रिएट हो जाता है। फिर इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसमें आप वेट ऑन वेट एप्लीकेशन को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। सो इसमें अब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आप वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज़ करके कोई भी पेंटिंग क्रिएट कर सकते हो। फिर इसके बाद इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप इसमें वेट ऑन ड्राई टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो सरफेस रहता है वो थोड़ा सा स्मूथ रहता है, उतना भी इरेगुलर नहीं रहता है, इसीलिए इसमें अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आता है। सो फिर इसके बाद जो इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये बोलता है कि इसका सरफेस के कारण इसमें आप वाटर कलर और पेस्टल को एकदम अच्छे से यूज़ करके एक अच्छा सा आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हो। सो आप इसमें पेस्टल को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो वाटर कलर मीडियम के साथ। सो अब हम इसी के साथ थर्ड टाइप के पेपर में मूव करेंगे। सो थर्ड टाइप का जो पेपर होता है वो होता है रफ़ वाटर कलर पेपर। सो मोस्टली आर्टिस्ट जो होते हैं वो इसी पेपर को यूज़ करते हैं अपने वाटर कलर पेंटिंग के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है और इसका जो सरफेस होता है बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता है, जिसके कारण वाटर पिगमेंट्स जो होता है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाता है और उनका आर्टवर्क है वो अच्छे से क्रिएट हो पाता है। सो इसी के कारण इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इससे इंटरलिंक्ड है, वो है कि इसमें वेट ऑन वेट टेक्निक एकदम अच्छे से यूज़ हो सकता है और आप उसका यूज़ करके अच्छे से आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। सो इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये बोलता है कि इस तरह के पेपर में एक बार पेंट अप्लाई हो गया तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो फिर इसके बाद फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पेपर का वो है कि जब भी आप ग्लेजिंग टेक्निक का यूज़ करके इस पेपर में काम करते हो तो आप अच्छे से काम कर पाते हो, क्योंकि इसका जो बेस लेयर होता है वो अच्छे से अप्लाई हो जाता है और आप लेयर बाय लेयर उसमें काम कर सकते हो। सो जिन लोगों को ग्लेजिंग के बारे में नहीं पता, ग्लेजिंग एक टेक्निक होता है जो कि आप वाटर कलर पेंटिंग के दौरान आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हो। सो हमने यहाँ पे तीनों टाइप्स के पेपर को एक एक करके डिस्कस कर लिया है। सो तीनों टाइप्स में सबसे ज़्यादा जो सूटेबल होता है वो होता है रफ़ पेपर, और मैं पर्सनली भी इसी पेपर का यूज़ करता हूँ अपने आर्टवर्क को क्रिएट करने के लिए। सो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट कर करके देख सकते हैं, हो सकता है आपके लिए कुछ अलग पेपर वर्क करता हो। सो आप ये अपने ऊपर देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल लगता है। सो फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर कलर पेपर का वो है जीएसएम। सो जीएसएम का तो आपको खास कर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी वेट मीडियम में काम कर रहे हो और वाटर कलर में काम कर रहे हो, तो आपको कोशिश करना है कि आप जो भी पेपर का जीएसएम यूज़ कर रहे हो वो 200 जीएसएम से ज़्यादा हो। सो जीएसएम के बारे में जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। सो जीएसएम से जो पेपर का थिकनेस होता है वो डिसाइड होता है। सो जीएसएम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पेपर अच्छे से वाटर को अब्जॉर्ब कर पाएगा और ज़्यादा लेयर्स को हैंडल कर पाएगा, और अगर जीएसएम कम होगा तो पेपर डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होगा। सो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आप जो जीएसएम यूज़ कर रहे हो उसमें ज़्यादा जीएसएम का होना चाहिए। और जीएसएम जो होता है वो पेपर के बेसिकली उसमें मेंशन रहता है, पेपर के डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है कि वो कितना जीएसएम का है। तो आपको कोशिश करना है जब भी आप वाटर कलर पेपर के लिए कोई भी जीएसएम ले रहे हो तो वो एकदम ज़्यादा जीएसएम का होना चाहिए, 200 तो मिनिमम होना ही चाहिए।
सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। सो ये इस वीडियो का थियोरेटिकल पार्ट था। सो अगले वीडियो में मैं इसे प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करके शो करूँगा। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लीव, लव, क्रिएट।